एक ऐसा अजीब तरीके का खतरनाक क्रिएचर जो पृथ्वी पर वापस आ चुका था। उसने अकेले ही यूएस के मिलिट्री फोर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। इस डेडली कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसा कार्टून दिखाते हुए जो कि यूएस मिलिट्री को डिक्टेट करता था। इस कार्टून में बताया जाता है यूएस एयरफोर्स को, जिसके अंदर एक पायलट अपना काम कर रहा था, लेकिन उसके एयरक्राफ्ट में खराबी आने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। प्लेन के पायलट से पूछा गया तो वो सीधा इशारा करता है एक क्रिएचर की तरफ जो उसके एयरक्राफ्ट में घुस चुका था। ये क्रिएचर मोस्टली एयरक्राफ्ट वालों को ही टारगेट करता। उनके पूरे सिस्टम को डीएक्टिवेट करके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करना यही उसका काम होता है। लेकिन जब पायलट ने ये सारी चीजें गवर्नमेंट को बताई तो वो उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। सभी यही बोलते हैं कि इसमें पायलट की गलती है कि उसने ध्यान नहीं दिया, यानी उस क्रिएचर के सामने होकर डैमेज पहुंचाने के बावजूद भी सभी उसे इग्नोर कर रहे थे। दरअसल इन सारी चीजों की कुछ कहानियां होती हैं जो यूएसए में बहुत ज्यादा फैली थी। सभी ऐसा ही मानते थे कि ये बैड टाइप का क्रिएचर इन्हीं एयरक्राफ्ट में मौजूद होता है, लेकिन ये बच्चों की कहानियां हैं, इसमें बड़े लोग कुछ नहीं कर सकते। अब हमें दूसरी तरफ मॉड नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि यूएस एयरफोर्स में काम करती थी। मॉड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मिशन पर होती है। वो अपने कुछ दुश्मनों की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चुराकर अपने कमांड बेस पर जाना चाहती थी। उसने तो कई ऐसे कॉन्फिडेंशियल पेपर्स भी ले लिए होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट थे, और अब वो इसी इंपॉर्टेंट पेपर्स को अपने कमांड सेंटर तक पहुंचाएगी। लेकिन प्रॉब्लम थी कि मॉड इस पूरे प्लेस से निकले कैसे। सामने की तरफ अगर मिलिट्री फोर्सेस ने उसे देख लिया तो शायद मॉड को बंदी बना लिया जाएगा। मॉड फिर भी एक बॉक्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रखकर वहां से निकलने लग जाती है। मॉड तो अब सीधा दुश्मनों के बंकर से चलते हुए एक रनवे पर आ जाती है जहां पर कुछ दुश्मनी सोल्जर्स प्लेन को लैंड होने के लिए बोल रहे थे। अब मॉड को यहाँ पर सिर्फ बचने का एक ही तरीका था कि वो जल्द से जल्द किसी प्लेन में बैठे और यहाँ से निकल जाए। मॉड तो अब यही तरीका अपनाती है और एक प्लेन के अंदर जाकर बैठ गई जो कि लॉन्च होने वाला था। ये प्लेन दुश्मनों का होता है, लेकिन फिर भी मॉड ऐसा रिएक्ट कर रही थी कि वो उनके ही टीम की मेंबर है। अंदर जाते ही उसकी मुलाकात हैग्रिड नाम के एक आदमी से हुई। हैग्रिड तो मॉड से पूछने लगा कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें आखिरकार किस मेंबर ने असाइन किया है। तब जाकर मॉड बताने लगी कि मुझे एक रेस्क्यू मिशन में जाना है, और वो उन्हें गवर्नर के साइन किए हुए पेपर्स दिखा देती है। ये चीजें मॉड ने पहले से ही तैयार करके रखी थी ताकि मुसीबत का समय आने पर वो बच सके। सारे सोल्जर्स जो शुरुआत में काफी ज्यादा इशू कर रहे थे कि वो यहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि ऑब्वियसली उस प्लेन के अंदर उतनी ज्यादा जगह नहीं होती, लेकिन गवर्नर के साइन किए गए पेपर्स दिखाने पर वो इस बात के लिए मान जाते हैं। अब यहाँ हैग्रिड मॉड से पूछने लगा कि उस बॉक्स में क्या मौजूद है। जैसे ही हैग्रिड उसे टच करने गया तो मॉड उसे दूर हटा देती है क्योंकि वो बोलने लगी कि इसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये चीजें मैं गवर्नर के साथ ही शेयर कर सकती हूँ। अब मॉड इस तरीके से बिहेव कर रही थी तो सभी को यही लगा कि ये शायद अंडरकवर एजेंट है, यानी मॉड जिस तरीके से प्लॉट बनाना चाहती थी वो उसमें कामयाब रही। हर एक मेंबर और यहाँ तक कि पायलट भी मॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, यानी कि वो उसे पसंद करने लगे हैं। पर अभी फिलहाल वो एक मेंबर की तरह है तो उसे एक जगह दी जाती है जहाँ पर वो अच्छी तरीके से अपना सफर एंजॉय कर सके। वॉल्टर नाम का एक मेंबर होता है जो अकेले ही मॉड से अच्छी तरीके से बात कर रहा था, बाकी सब मॉड की तरफ गंदी नजर से देखते हैं। अब यहाँ वॉल्टर ने मॉड से वो बॉक्स ले लिया उसके ऊपर भरोसा दिखाते हुए, यानी वो उसके बॉक्स को अच्छी तरीके से रखेगा बिना ओपन करे। मॉड के लिए ऊपर की तरफ कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए उसे एयरप्लेन के नीचे वाले हिस्से में दिया जाता है जहाँ से वो बैठकर प्लेन के अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने का इंतजार करेगी। मॉड किसी भी तरीके से उस जगह पर चली जाती है। वहाँ से एक छोटी सी जगह थी जिससे वो अपने दुश्मनों को आता हुआ देख सकती है। अब वो एयरप्लेन जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में मॉड नोटिस करती है एक दूसरे एयरप्लेन को जो कि उनके एयरप्लेन के ठीक नीचे उड़ रहा था। इन चीजों के बारे में वो कुछ कर पाती तब तक वो प्लेन गायब हो जाता है। मॉड ने तुरंत ही कांटेक्ट करके सारे मेंबर्स और पायलट को भी ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन सभी मॉड के ऊपर हंस रहे थे। उन्हें देखने से ही पता चल गया था कि मॉड एक ऐसी लड़की है जो किसी भी मैन की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। तो प्लेन में मौजूद सारे मेंबर्स यही ट्राई कर रहे थे कि वो एक एक करके ट्राई करेंगे मॉड के ऊपर कि सबसे पहले कौन उसे इम्प्रेस कर पाता है। मॉड की किसी भी बातों को वो कंसिडर नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ऑब्वियसली इस मिशन में शामिल नहीं है, उसके किसी भी बातों का कुछ पॉइंट नहीं बनता। लेकिन आगे चलकर उन सभी को इतने खतरनाक चीज का सामना करना पड़ेगा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। मॉड को इन चीजों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये सभी सोल्जर्स उसे एक मेंबर नहीं मानते, वो तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं और कोई भी बात समझते नहीं। अब मॉड को सिंपली उस जगह पर रुककर वेट करना था जब तक ये प्लेन लैंड नहीं हो जाता। मॉड ने नोटिस किया कि उसकी चैम्बर में थोड़ा सा छेद है।
वो इसे बाकी लोगों को बताए बिना उसे हैंकरचिप से भरने लगती है। वॉल्टर नाम का वो मेंबर कई सारी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि प्लेन के सिस्टम में क्या क्या खराबी चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कैप्टन और सारे पायलट उस नए मेंबर को भी ज्यादा सीरियस नहीं लेते, यानी वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई नया आया हुआ मेंबर उनसे आगे निकल जाए। वॉल्टर ने तो रेडियो पर उन सभी को एक इंफॉर्मेशन भी दी कि चारों तरफ कुछ अजीब सी चीजें दिख रही हैं। एक ब्लैक कलर का स्पॉट भी दिखाई दे रहा था जो हमारे प्लेन के चारों तरफ घूम रहा है। इन चीजों को कहीं न कहीं मॉड ने भी नोटिस किया था नीचे वाले भाग में रहकर। वो देख रही थी कि कोई जानवर टाइप की चीज उसके चारों तरफ घूम रही है। अब सामने की तरफ काफी तूफान था, इसीलिए कैप्टन ने रेडियो सिस्टम बंद कर दिया था और किसी को भी यूज करने के लिए मना करते हैं। मॉड ने उस उड़ने वाली चीज को बहुत करीब से देखा था और वो समझ गई कि ये किसी अलग टाइप का जानवर है। वो इन चीजों को कैप्टन को बताने की कोशिश करती है पर रेडियो कनेक्ट नहीं हो पाता। वॉल्टर ने मॉड को इतना बताया कि जिस प्लेन को हमने देखा था वो एक सिविलियन प्लेन है, यानी उनसे हमें कुछ खतरा नहीं हो सकता। पर मॉड ने जो चीज अभी देखी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो एक बहुत ही अजीब तरीके का बैट जैसा दिखने वाला क्रिएचर था जो कि अब मॉड के निचले वाले चैम्बर की तरफ घुसने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ मॉड के काफी ज्यादा पैनिक होने के कारण वॉल्टर कहता है कि हमें जगह एक्सचेंज कर लेनी चाहिए, इसीलिए तुम उस चैम्बर से निकलकर दूसरी तरफ आ जाओ। मॉड ऐसा ही करने के लिए आगे बढ़ती है और वो जब लीवर खींच रही थी तो वो लीवर ही निकल गया, यानी कि वो हैच ओपन नहीं कर पाएगी और वो वहीं फंस चुकी है। दूसरे तरीके से ओपन करने पर भी वो स्प्रिंग निकल जाती है और अब बाहर की तरफ वही खतरनाक क्रिएचर वेट कर रहा था अंदर घुसने का। जब तक मॉड फिगर आउट कर पाती उस क्रिएचर ने हैच ओपन कर दिया। वो तो मॉड को मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है अपने नुकीले पंजों से, क्योंकि अब शायद वो बहुत ज्यादा भूखा है। वो बैट टाइप का क्रिएचर सेम टू सेम उन्हीं कहानियों जैसा दिख रहा था जैसा कि यूएस मिलिट्री फोर्सेस में बताई जाती है। मॉड को किसी भी हालत में हैच बंद करना होगा। अब ये बात किसी को नहीं पता होती कि मॉड के पास एक रिवॉल्वर गन है। वो उसी रिवॉल्वर गन की मदद से क्रिएचर की तरफ शूट करती है। उसने तो हैच को भी बंद किया लेकिन उसका हुक नहीं होता तो उसने अपना उंगली डाल दी थी। मॉड की उंगली बहुत ही बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो जाती है, पर अपनी जान बचाने के लिए मॉड को तो ये करना ही था। अब गोली की आवाज सुनकर क्रिएचर कहीं दूर भाग जाता है, लेकिन वो प्लेन पर ही कहीं मौजूद है जब तक उसे खत्म न किया जाए। क्रिएचर के वहां से जाने के बाद मॉड ने हुक की जगह पर कोई आयरन रॉड रखा। उसकी उंगली बहुत ज्यादा दर्द दे रही होती है जिसे कि वो सीधा कर रही थी। अब गन शूट की आवाज आने के कारण कैप्टन मॉड से कनेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास गन है। लेकिन मॉड उन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती थी। वो उन्हें बता देती है कि ये गन की नहीं बल्कि एक बर्ड की आवाज थी जो हमारे एयरप्लेन से टकरा गई थी। सभी को मॉड के ऊपर अब पूरा शक होने लगता है कि ये हमारी मेंबर नहीं हो सकती, लेकिन फिलहाल रेडियो सिस्टम अच्छी तरीके से कनेक्ट ना होने के कारण वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। मॉड को ऐसा लगने लगा कि वो हैचिंग सिस्टम ऑन करके उसे दूर फेंक देंगे, तो इसीलिए वो वहां के मैकेनिज्म को स्टक कर देती है जिससे कि कोई भी प्रोसेस ना कर पाए। थोड़ी देर बाद मॉड को एक और एयरक्राफ्ट दिखाई देता है जिससे वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं उसका कनेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं, लेकिन वो अपना ट्राई करते रहती है। मॉड ने तो अब एक दूसरे जापानीज प्लेन को देख लिया था जो उनके एनिमी होते हैं। इन चीजों के बारे में जब उसने कैप्टन को बताया तो वो उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। कैप्टन और सारे मेंबर्स को लगने लगा कि ये मॉड की एक चाल है हम सभी को गुमराह करने की। अब हमें पता चला कि मॉड को जिस चैम्बर में रखा गया था वहां पर गन सिस्टम भी मौजूद है, तो मॉड अब तुरंत ही उन चीजों को मैन्युअली कंट्रोल करने लगी क्योंकि कैप्टन इसकी परमिशन नहीं देने वाले। अगर जरूरत पड़ी तो मॉड गन फायर करके अपनी प्रोटेक्शन कर सकती है। मॉड तुरंत ही इन चीजों में लग गई और उसका एक्सेस थोड़ी देर में ही ले लिया। वो खतरनाक क्रिएचर जिसे कि कहानियों में ग्रिमलिन नाम दिया गया है, वो प्लेन के चारों तरफ अलग अलग मल फंक्शनिंग करता जा रहा था, यानी उसे प्लेन के हर एक पार्ट को डिस्ट्रॉय करना बहुत अच्छा लगता है। ये क्रिएचर सेम टू सेम जैसा कहानियों में बताया गया है वो वैसा ही है। वॉल्टर ने भी इन चीजों के बारे में बताने की कोशिश की पर उसकी भी राय कंसिडरेशन में नहीं ली जाती। अब मॉड ने देखा कि जापानीज एयरक्राफ्ट उनके प्लेन के ऊपर हमला करने लगे हैं, तो मॉड अब पीछे कैसे रह सकती थी, क्योंकि वो जिस प्लेन में है अगर वही डिस्ट्रॉय हो गया तो सभी मारे जाएंगे। इसीलिए यहाँ मॉड ने जो मैन्युअली गन कंट्रोल किए थे उससे वो लगातार फायर करने लगी जापानीज एयरक्राफ्ट के ऊपर। थोड़ी देर तक उनकी फायरिंग चलते रहती है, बट मॉड का निशाना अच्छा था तो वो जापानीज एयरक्राफ्ट को काफी डैमेज पहुंचा देती है और वो एयरक्राफ्ट बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर चुका था।
कैप्टन और बाकी लोगों को जब ये बात पता चली तो उन्हें मॉड के ऊपर भरोसा होने लगा। वो मॉड की हर एक बातों को अब कंसिडरेशन में लेने लगे थे। इस मोमेंट पर मॉड अपने बारे में कुछ बताने लगती है, जैसे कि वो यहाँ पर क्यों आई थी और उस बॉक्स में क्या मौजूद है। मॉड ने बोल दिया कि वो यूएस मिलिट्री के लिए काम करती है और वो एक अंडरकवर एजेंट भी है, जिससे कि वो बॉक्स किसी भी हालत में अपने कंट्री के तरफ लेकर जाना है। उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी जो सिर्फ यूएस गवर्नर ही खोल सकते थे। बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो बॉक्स अब वॉल्टर यानी कि दुश्मनों के पास होता है। वो अब चाहे तो उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। अब मॉड ने नोटिस किया कि कई सारे प्रोपेलर्स एकदम से बंद हो रहे हैं। कैप्टन को जब ये बात पता चली तो वो मॉड को ज्यादा पैनिक होने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बात है। पर जब मॉड दूसरी तरफ देख रही थी तो वो क्रिएचर अंदर की तरफ काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था। उसने ही इतने सारे टेक्निकल इश्यूज करवाए थे और बहुत सारी चीजें बाहर फेंक रहा था। मॉड ने सोचा कि वो अपने गन पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले ले, जिससे वो फायर कर सके, लेकिन इतना ज्यादा ऊपर लेने की परमिशन उसे नहीं थी। वो खतरनाक क्रिएचर की नजर जब मॉड पर गई तो वो उसकी तरफ आ जाता है हमला करने के लिए। क्रिएचर तो अपने पूंछ की मदद से उस छोटे से होल में से बाहर निकाल रहा था। मॉड अब तुरंत ही अपनी गन निकालती है और अपने पैर से मारने लगती है क्रिएचर को डराने के लिए। वो क्रिएचर सच में बहुत ही खौफनाक था। बहुत ज्यादा चिल्लाने के कारण क्रिएचर वहां से निकलकर वापस प्लेन में चला गया और कई सारी चीजें बाहर फेंकने लगा। अब तो वॉल्टर और कई सारे लोगों को भी ये क्रिएचर दिखने लगा होता है, पर अफसोस जब तक वो कोई बड़ा सा डैमेज नहीं पहुंचाएगा तब तक कैप्टन और पायलट को इस बात का विश्वास नहीं होगा। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि ये सभी लोग कहानियां देखकर आए हैं। ऐसे क्रिएचर्स रियलिटी में नहीं होते, ये सब उनके दिमाग का भ्रम हो सकता है। अब इस पूरे प्रोसेस के बारे में पता चलने पर कैप्टन चाह रहे थे कि वो उस बॉक्स को ओपन करके देखें, लेकिन वॉल्टर ने उसकी जिम्मेदारी ली थी तो वो उसे ओपन करने नहीं देता। सारे मेंबर्स कैप्टन के साथ मिलकर अब वॉल्टर को पकड़ लेते हैं और आखिरकार उस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। उन्हें लग रहा था कि जो चीज उन्हें हेलुसिनेट कर रही है वो इसी बॉक्स में है, पर जैसे उसे ओपन किया जाता है तो पता चला कि उसके अंदर एक बेबी है। ये बेबी किसी और का नहीं बल्कि मॉड और वॉल्टर का ही था। यानी एक बात यहाँ पर रिवील होती है कि मॉड और वॉल्टर लवर्स थे और ये उनका ही बच्चा है। इस मोमेंट पर जाकर मॉड को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये चीजें वो सीक्रेट ही रखना चाहती थी। वो सारी चीजें कैप्टन और पायलट को बता देती है। वो कहने लगी कि कई साल पहले उसने दुश्मनी आदमी से प्यार किया था, लेकिन उसे इतना नहीं पता कि वो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है। मैरिज होने के बाद वो उसे बहुत मारता और पेन देता। मॉड की लाइफ में उस समय पर कुछ रह नहीं गया था, इसीलिए उसने वॉल्टर के साथ अपने संबंध बनाने स्टार्ट किए। लेकिन जब ये बात उसके हस्बैंड को पता चली तो वो इसे मारना चाहता था। इसीलिए मॉड चोरी चुपके इस बच्चे को रेस्क्यू करके दूसरे देश लेकर जाना चाहती थी। उसने तो गवर्नर के झूठे मूठे सिग्नेचर्स और स्टैंप लिए, जिससे कि उसे एयरप्लेन के अंदर एंट्री मिल जाए। और आज वो यहाँ पर है, लेकिन उसकी सारी चीजें रिवील हो चुकी हैं। कैप्टन तो इससे और ज्यादा गुस्सा होने लगा था। वो कहता है कि ये एक तरीके से अपराध है और हमारी सेना की बदनामी है। अगर वो सही सलामत पहुंच भी जाते हैं तो कैप्टन वॉल्टर और मॉड को सजा देंगे। मॉड इन चीजों को सुनने के बाद तो और बिट्रेल फील कर रही थी, पर अचानक अब वो नोटिस करती है कि 3 जापानीज एयरक्राफ्ट उनकी तरफ बढ़ रहे हैं हमला करने के लिए। मॉड उन गन्स को ऊपर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सिस्टम खराब हो रहे होते हैं। ये सब उस खतरनाक ग्रिमलिन क्रिएचर की वजह से। उसने अंदर घुसकर बहुत डैमेज पहुंचाया होता है। अब मॉड ने नोटिस किया कि वो क्रिएचर बाहर तो निकल रहा है, लेकिन उसके हाथ में वही बॉक्स है जिसमें उसका बेटा मौजूद था। एक और बुरी खबर आती है कि वॉल्टर बेचारा इस पूरे प्रोसेस में मारा गया। अब उसे मारने वाला कौन था ये उसे अंदाजा नहीं, बट मॉड के सामने उसका बच्चा मरने वाला होता है। मॉड ने तो अब उन तीनों जापानीज प्लेन की परवाह करते हुए बाहर निकल रही थी और अपने गन की मदद से उस क्रिएचर पर शूट करती है। क्रिएचर गन साउंड की आवाज सुनकर वापस अंदर चला जाता है। यहाँ वो बॉक्स जिसके अंदर मॉड का बच्चा था वो लटक गया होता है। जरा सी भी गलती और वो नीचे गिरकर मर जाएगा। मॉड ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए वो पूरी कोशिश करती है उसे पकड़ने के लिए। मॉड किसी भी तरीके से लटकते हुए अपने बेटे के उस बॉक्स के पास पहुंचती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। वो भी अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा डेंजर में डाल रही थी, क्योंकि अगर नीचे गिरने पर मौत पक्की थी। फिर भी इन चीजों के बावजूद मॉड ने एक रॉड की मदद से उस बॉक्स को पकड़ लिया। वो अब जल्द से जल्द अपने बेटे को लेकर हैच ओपन करती है और उसे अंदर रखकर खुद भी अंदर आने की कोशिश करती है, बट जापानीज एयरक्राफ्ट लगातार फायरिंग कर रहे थे। इसी वजह से मॉड का बैलेंस बिगड़ गया और वो लटकने लगी। अच्छा हुआ कि उसके हाथ के बैंडेज फंसे हुए होते हैं, तो उसे एक मौका मिल गया, पर अफसोस वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। मॉड का वो बैंडेज टूटने की वजह से वो अब नीचे गिरने लगी, यानी उसका अंत तय था।
पर एक चमत्कार हो गया क्योंकि नीचे मौजूद जापानीज एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हो चुका था। उस ब्लास्ट होने की वजह से एक शॉकवेव निकलती है जो कि मॉड को ऊपर की तरफ ढकेल रही थी। मॉड उसी की मदद से सीधा हैच के अंदर आ गई और प्लेन में सही सलामत पहुंच जाती है। एक क्रू मेंबर तो ये देखकर चौंक जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट वो कुछ सोच पाता है इससे पहले जापानीज एयरक्राफ्ट का फायरिंग होती है और उसमें वो मारा गया। मॉड इन चीजों को इग्नोर करते हुए सीधा अपने बॉक्स के पास जाती है और अपने बेटे को देखती है। अच्छी बात थी कि वो एकदम सही सलामत होता है। अब उसे एक सेफ जगह पर लेकर जाना मॉड की जिम्मेदारी, तो वो तुरंत ही आगे बढ़ने लगी होती है। एक मेंबर लगातार गन्स की मदद से जापानीज एयरक्राफ्ट पर फायर कर रहा था और वो मॉड को भी कहता है कि तुम भी हेल्प करो। मॉड जब दूसरे गन्स की तरफ जाती है तो एक बूढ़े मेंबर को वही खतरनाक क्रिएचर पकड़कर मार रहा था। मॉड भी सामने की तरफ आ जाती है अपने बेटे को लेकर, पर वो सब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे उसे भी नहीं समझ रहा था। बूढ़ा आदमी मॉड को कहता है कि तुम दूसरी तरफ जाओ और वो इस क्रिएचर को संभालेगा। क्रिएचर अपने नाखूनों से उस बूढ़े आदमी को बहुत ज्यादा मारता है। अब तो गलती से नीचे वाला हैच भी ओपन हो गया था जहाँ से बॉम्ब गिराए जाते हैं, तो बूढ़ा आदमी ट्राई करता है उस क्रिएचर को लेकर वो भी नीचे गिर जाए। क्रिएचर के साथ वो नीचे तो गिर जाता है और बूढ़े आदमी की मृत्यु भी हो गई थी, बट उस क्रिएचर के नुकीले नाखून की मदद से वो लटक गया था। मॉड तो अब यहाँ अपने आप को बचाने के लिए एक आयरन रॉड से उसके हाथ पर वार कर रही थी। क्रिएचर को बहुत ज्यादा पेन होता है इसीलिए वो नीचे गिरने लगा, बट उसके छोटे छोटे पंख होते हैं जिससे वो फ्लाई कर ले रहा था। मॉड तो और भी चीजें उसके ऊपर फेंकने की कोशिश करती है, बट आसानी से डॉज करना उस क्रिएचर की खासियत थी। साइज छोटा होने की वजह से कोई भी सामान उससे लगता नहीं और थोड़ी देर तक ट्राई करने के बाद क्रिएचर डीप बादलों के अंदर गायब हो जाता है। मॉड अब सीधा अपने बेटे को संभालती है और अपने साथियों की मदद करने के लिए गन की तरफ जाती है। मॉड अब तुरंत ही एक पायलट विलियम के पास आती है और उन्हें बताती है कि फ्यूल बहुत ही ज्यादा कम है, उन्हें अच्छी तरीके से लैंडिंग करनी होगी जिससे वो सेफ रह सकें। मॉड ने अगर ये भी आइडिया दिया कि अगर वो अपनी प्लेन समुद्र में गिराएंगे तो उनके बचने के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन विलियम का मानना था कि इन जापानीज एयरक्राफ्ट को मारे बिना वो नहीं आगे बढ़ सकते। अब तो अचानक उन सारे जापानीज एयरक्राफ्ट ने हमला भी कर दिया था। सामने की तरफ से हमला होने के कारण वो बच नहीं पाते और एक कैप्टन मारा जाता है। विलियम भी घायल हो चुका था और वो अकेले लैंडिंग नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो मॉड को कहने लगा कि तुम मेरी हेल्प करो। मॉड को अपने बच्चे को भी बचाना था, साथ ही साथ प्लेन को अच्छी तरीके से लैंडिंग भी करानी थी। एक तरीके से पूरे मिशन का कार्यभार मॉड के कंधों पर आ चुका था। मॉड हार नहीं मानती और अपने बच्चे को साइड में रखकर उन पर हमला भी करती है। जापानीज एयरक्राफ्ट बहुत सारे डैमेजेस पहुंचा रहे थे जिसका असर प्लेन के ऊपर दिख रहा था। इतने सारे टर्बुलेंस झेलने के बाद जब मॉड ऊपर जाती है तो पता चला कि वॉल्टर अभी भी जिंदा है। वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे और वॉल्टर तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि जब वॉल्टर को पता चला था कि मॉड मैरिड है तो उसने उसे छोड़ दिया था। अब मॉड जब दूसरी तरफ जा रही थी तो वही क्रिएचर सामने आता है। उस क्रिएचर ने एक मेंबर को मारने की कोशिश की और वो मेंबर गन लेकर चारों तरफ शूट कर रहा था। मॉड उस मेंबर को समझाने लगी कि तुम अच्छे मोमेंट का वेट करो जब तुम फायर करोगे, इससे बुलेट्स भी खत्म हो जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मॉड अब कॉन्सेंट्रेट करती है और एक ही गोली सीधा उस क्रिएचर के दिल में मारती है। क्रिएचर बहुत ही ज्यादा घायल होकर सीधा नीचे गिर गया और शायद उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इसके बाद मॉड गन सिस्टम की तरफ गई और आखिरी बचे हुए एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय करके मार गिराया, लेकिन उनका प्लेन क्रैश लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा होता है। मॉड अब कैप्टन की जगह पर चली गई और विलियम के साथ मिलकर प्लेन को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रही थी, बट अफसोस इसका कुछ फायदा नहीं होता। उनकी स्पीड बढ़ती जा रही थी और कोई भी थ्रस्टर्स काम नहीं आते। ये अच्छी बात हो गई कि उन्हें पहाड़ों के बीच एक समुद्र दिखाई दिया। वो सब जल्द से जल्द उसके अंदर उतर जाते हैं और अपनी प्लेन को क्रैश लैंडिंग से भी बचा लेते हैं। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद जब मॉड और बाकी लोग बाहर निकल रहे थे तो मॉड ने बताया कि इसमें आग लग चुकी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कभी भी फट सकते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। मॉड, विलियम और बचे हुए सभी लोगों को जब बाहर निकाल रही थी तो प्लेन में ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट काफी दूर तक देखा जा रहा था और उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि मॉड ने सारे क्रू मेंबर्स के साथ साथ अपने बेटे को भी बचा लिया। वो सब उस जगह पर शांति से एक दूसरे से बात करते हैं। मॉड अब अपने सन को शो करते हुए वॉल्टर से बहुत सारी बातें कर रही थी। वॉल्टर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने इस क्रिटिकल मोमेंट पर मॉड को छोड़ दिया था। वो तो अपनी नी डाउन कर लेता है और मॉड से माफी भी मांगता है, पर अब पता चला कि घायल हुआ वो क्रिएचर अभी भी जिंदा है। उसने वो बॉक्स ले लिया जिसमें मॉड का बच्चा था। वो उसे लेकर तुरंत ही दूर जाने लगा, लेकिन मॉड इतनी मुश्किलें झेलने के बाद अपने बेटे को मरने नहीं दे सकती थी। वो तुरंत
बंटी उस क्रिएचर के पास जाती है और उसे डैमेज पहुंचाकर अपना बच्चा ले लेती है। ऐसा लग रहा था कि मॉड के अंदर एक अलग ही जोश भर चुका है। मॉड सबसे पहले वॉल्टर को अपना बच्चा हैंड ओवर करती है और उस क्रिएचर से अकेले ही लड़ने चली जाती है। क्रिएचर हमला तो कर रहा था बट मॉड उससे बचते हुए उस पर पलटवार करती है। वो उसे इतना मारने लगी जैसे कि उसकी परमानेंट दुश्मनी हो। और अब अंत में मॉड ने उस क्रिएचर का हाथ ही तोड़ दिया और उसका नुकीला क्लॉ उसके बॉडी में घुसा दिया। यानी उस क्रिएचर की अब पूरी तरीके से मृत्यु हो चुकी होती है। यहाँ हमें एक अलग ही टाइप की मॉड दिखाई दी, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव कर रही होती है। मॉड अब अपने रोते हुए बच्चे को फीड करने लगी और उसने जो जो चीजें इसे बचाने के लिए की थी वो सब फ्लैशबैक हो रही होती है। यानी कि एक मदर अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकती है वो सब मॉड ने किया। यहाँ तक कि उसने मिलिट्री के लॉस को भी तोड़ा और कई सारे लोगों की जानें बचाई। एक खतरनाक मिथिकल क्रिएचर से भी उसने फाइट की। तो इस पूरे प्रोसेस में एक मदर और चाइल्ड का रिलेशन दिखाया गया है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर बात रही पूरे आर्मी से लड़ने की, तब भी एक मदर इतना हिम्मत रखती है कि वो उनसे फाइट कर लेगी। मॉड का बच्चा बहुत ही ज्यादा लकी है कि उसे इतनी बहादुर मदर मिली। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।